एक्सेप्शन टू सेक्शन 45(1). 45(1) क्या कह रहा था, क्या कहता था 45(1)? जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उसी ईयर में टैक्स लगेगा, यही था। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस थी उसकी, वो कहता था कि सेक्शन 45(1)(1)(a), सेक्शन 45(1)(a) क्या कहता था कि रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ, क्या है बोलो, रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। यानी कि क्या होता है कि कोई भी अगर बिजनेस होता है, कोई भी अगर बिजनेसमैन है, जैसे कि अभी बिहार में क्या हुआ है कि फ्लड आ रखा है, ठीक है, अब इसमें कोई किसी एरिया में ऐसा बिजनेसमैन है जो कि अपने एसेट्स का क्या करता है, अपने एसेट्स का क्या करता है, कैपिटल एसेट्स का इंश्योरेंस करके रखता है, और उस इंश्योरेंस कंपनी से उसको पैसा मिलता है। जैसे कि उसकी कोई बिल्डिंग है, मान लो उसकी कोई बिल्डिंग है और वो फायर है, या फायर आग लगने की वजह से, आग लगने के लिए, या फिर फ्लड में अगर डूब जाए, या फिर राइट दंगे हो गए, कुछ टी सुनामी वगैरह, जो सुनामी वगैरह आ गया जिसको टी सुनामी बोलते हैं, अर्थक्वेक आ गया, इनसे बचने के लिए, इनसे बचने के लिए उस बंदे ने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रखी थी। ठीक है, अब मान लो कि ऐसा कुछ घटित हो जाता है, क्या हो जाता है, फायर लग जाता है, ठीक है, और या फिर उसका नेचुरल कैलेमिटी कोई भी हो जाती है, ठीक है, और उसकी असेट जो है वो डूब जाती है या फिर जल जाती है, डूब जाती है, जल जाती है, तो यानी कि ट्रांसफर कब माना जाएगा सर? एक बात बताओ, एबीसी लिमिटेड, मान लो कि कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की एक प्रॉपर्टी थी, मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी है, इसका इसने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा था। इंश्योरेंस क्यों करवा रखा था भाई? ये इसको पता है कि मैं बिहार की साइड में एक ऐसे इलाके में हूं जहां पे हर साल बाढ़ आती है, तो ठीक है, ये अगर डूब गया, अगर ये डूब गया तो मेरी प्रॉपर्टी पूरी जाएगी, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी की थी और उसके लिए ये प्रीमियम भरता रहता था। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये प्रॉपर्टी डूब गई और इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी डूब गई प्लस इंश्योरेंस क्लेम मिला है तुमको, प्रॉपर्टी डूबी और उसके लिए तुमको क्या मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो फिर कैपिटल गेन लगेगा। अब कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगेगा? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर लगेगा, या फिर इन द ईयर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर लगेगा, या फिर इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट लगेगा? सर इन द ईयर ऑफ हमें रिसिप्ट लगेगा, समझ में आ रहा है? जिस रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, जिस ईयर में इंश्योरेंस क्लेम मिला। मान लो कि मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी जो डूबी थी, वो डूबी थी कौन से ईयर में सर? 15 एंड 16, 15 एंड 16 में डूबी थी, या फिर उस पर आग लग गई थी। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस पर क्लेम पास करने के लिए सारी चीजें करती है, नहीं करती कि भाई पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब जाके पैसा देंगे। ऐसा थोड़ी कि आए और उन्होंने बोला अच्छा जल गई, ये लो लो पैसा ले लो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यानी कि ट्रांसफर कब माना जाएगा? ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में इनकी प्रॉपर्टी जल गई या डूब गई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नेचुरल कैलेमिटी और उसके चक्कर में इनकी प्रॉपर्टी डूब गई या फिर जल गई, तो यानी कि ट्रांसफर। तो कैलकुलेट कब करेंगे, कैलकुलेट कब करेंगे हम पीरियड ऑफ, वो क्या नाम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसका कैलकुलेट कब करेंगे सर? ईयर ऑफ 15 और 16 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किस चीज की? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर इसका टैक्स कब देना है? जनरली क्या था कि टैक्स भी उसी ईयर में देना पड़ता है जिसमें कैलकुलेशन की है हमने। लेकिन यहां पर क्या होगा, टैक्स तो भैया उस ईयर में देंगे भैया जिस ईयर में क्या होगा, बोलो बोलो, इंश्योरेंस क्लेम हमको मिलेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस ईयर में टैक्स दें, क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट कहेगा कि भाई टैक्स दो। क्यों? क्योंकि भैया आपकी प्रॉपर्टी तो अब रही नहीं वो, और आपको मिल गया है उसके बदले में इंश्योरेंस क्लेम, तो तुम क्या कहोगे कि तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? ये इट इज अमाउंट्स टू ट्रांसफर बोल देंगे इसको। ये ट्रांसफर हो चुकी है, इसको बोलेंगे कि जगह डिस्ट्रॉयड होगी तो जिस ईयर में डिस्ट्रॉयड हुई तो उसको ट्रांसफर बोलेंगे, और उसके बदले तुम्हें क्या मिला, इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा अब वो कहेगा कि भाई मैं तो जिस ईयर में तुमने मुझे बोला कि इस ईयर में ट्रांसफर हुई है तो इस ईयर में टैक्स, तो मैं कहूंगा अरे पैसा ही नहीं है मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहां से भरूं? तो यानी कि उसने बोला कि जब मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तभी, तो यानी उसने बोला चलो ठीक है, जिस ईयर में इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उसी ईयर में टैक्स भरना। लेकिन मान लो उसे इंश्योरेंस क्लेम मिला 19 एंड 20 में, तो कौन से ईयर में टैक्स भरेगा वो? 19 एंड 20 में टैक्स भरेगा। लेकिन कैलकुलेशन कब करके बैठ गया वो? कौन से ईयर में कैलकुलेशन की है? जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है। अच्छा पीरियड ऑफ होल्डिंग डिपेंड करता है नहीं करता ट्रांसफर के लिए? यस, पीरियड ऑफ होल्डिंग डिपेंड करता है। मान लो पीरियड ऑफ होल्डिंग हो गया हमारा, उसने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था 2-3 में खरीदा था, 2-3 में इस बिल्डिंग को खरीदा था,
और ट्रांसफर कब हो गया 15 एंड 16। तो अब मान लो जो 2-3 में खरीदा था वो खरीदा था, उसने 5 लाख की ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो 5 लाख हो गया। तो बेस ईयर में क्या आएगा बताओ, बेस ईयर में जो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा ना। बोलो, मान लो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया इसको 25 लाख रुपए का, ठीक है, और इसने खरीदा था कितने का, 5 लाख रुपए का खरीदा था। अब 5 लाख रुपए का इसने अगर ये खरीदा था, 25 लाख रुपए उसको इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो 25 फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या आएगा, बोलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या आएगा, अरे बोलो, 25 लाख नहीं आएगा क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 25 लाख आ गया, माइनस उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या बोलेंगे, बताओ बताओ, 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी, कब खरीदी थी सर, बेस ईयर कौन सा आएगा बताओ, बेस ईयर 2 और 3 आएगा, 2-3 में खरीदी थी। और ट्रांसफर कब हुई, ट्रांसफर कब हुई बताओ बताओ, 15-16 आएगा या फिर 19-20 आएगा सर, 15-16 आएगा, क्योंकि यहां से लेके यहीं तक का हमने होल्ड करके रखा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई ये तो नहीं बोल रहा ना कि इंश्योरेंस क्लेम इसमें मिला तो ये यहाँ वाला आएगा, नहीं, कैलकुलेट कहां से कहां तक का होगा, यहां से लेके यहां तक का। बात आ गई है क्या समझ में सर, समझ में आ गई है, ठीक है, कोई दिक्कत है इसको समझने में, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ एक बार देख लो, रीड कर लो। इफ एनी कैपिटल एसेट इज डिस्ट्रॉयड इन फायर, नेचुरल कैलेमिटी वगैरह हो गया, यानी फ्लड में, राइट में, अर्थक्वेक में, और ये क्या चीज हो गया, टी सुनामी वगैरह जो हम बोलते हैं उसको, या फिर सिविल डिस्टर्बेंस वगैरह में भी सिविल डिस्टर्बेंस हुआ था हमारा, तो दंगे हुए थे, ठीक है। तो इसमें तो इंश्योरेंस क्लेम ने क्या क्या इंश्योरेंस क्लेम मिला है किसको, असेसी को इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो कैपिटल गेन शैल बी टैक्स इन द ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव। इफ नो इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव, नो कैपिटल गेन शैल अराइज, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से निकाले, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जब से डिस्ट्रक्शन हुआ, जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन में चली गई तब तक के लिए हमें निकालना है। तभी तो हमने ये वाला किया, पीरियड ऑफ होल्डिंग मैटर करता है क्या, पीरियड ऑफ होल्डिंग की वजह से ही तो ये हम जो इंडेक्सेशन करते हैं, जो इंडेक्सेशन हमने किया है वो इसी तरीके से तो किया है, जिस ईयर में एक्विजिशन हो गया 02 एंड 03, और जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ 15 और 16, ठीक है, यही आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आ गया, ये आ गया इंडेक्सेशन, लेस इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ ये वाला भी चीज आएगा, एसटीसीजी एलटीसीजी। कोई दिक्कत है इस चीज को समझने में तो बताओ, बोलो, ठीक है, समझ में आ गया है, चलो आगे बढ़े। अच्छा स्क्रीन पे दिख रहा है या बड़ा करूं इसको, बड़ा करूं ना, ठीक है, चलो पहला तो एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया 45(1) का, ठीक है, कौन सा सेक्शन था 45(1)(a). अब दूसरा सबसेक्शन, दूसरा एक्सेप्शन पढ़ेंगे। दूसरा एक्सेप्शन है बढ़िया, बड़ा ही मजेदार है। क्या कहता है वो, कहता है कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू द स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन कैपिटल एसेट्स इनटू द स्टॉक इन ट्रेड। इफ एनी पर्सन हैज कन्वर्टेड कैपिटल एसेट्स इनटू द स्टॉक इन ट्रेड देन इट शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफर मानेंगे। एंड कैपिटल गेन शैल बी शैल अराइज, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि अगर मान लो कि मैं क्या बेच रहा हूं, ज्वेलरी बेच रहा हूं, मैं सुनार हूं, मैं ज्वेलरी बेचता हूं, लेकिन मेरे घर के जो एसेट्स है, वो सुनार जो ज्वेलरी बेच रहा है उसकी शॉप में जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो तो उसके लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो उसके लिए क्या पड़ा है, स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन जो घर में उसकी वाइफ ने पहना हुआ है वो क्या है उसके लिए, कैपिटल एसेट, सर कैपिटल एसेट। अब उस कैपिटल एसेट्स को उसने बोला कि अपने वाइफ की जो नेकलेस था, अपने वाइफ का जो नेकलेस था, उसने बोला कि भाई अब इसको मैं क्या करूंगा, अपनी दुकान पे ले जाके बेच दूंगा। तो यानी कि उसने कन्वर्जन किया, कन्वर्जन किया किस चीज का, बोलो बोलो, कैपिटल एसेट्स इनटू दी स्टॉक इन ट्रेड। समझ में आया, अरे बोलो, यस सर, चलो हाँ, कैपिटल मतलब कैपिटल एसेट क्या लेगा, जो मतलब घर में जो लेकर रखा होगा, हाँ घर पे जो लेके सब कुछ कैपिटल एसेट। मैंने बताया था ना, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन तुमने पढ़ी थी या फिर चली गई थी,
नहीं ली थी ना क्लास? नहीं पूरी हुई। कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन पूरी हो चुकी थी, ठीक है। उसमें क्या है कि सब कुछ ही ओके। सारे गोल्ड वगैरह जितना भी है सब कुछ को क्या माना गया है, कैपिटल एसेट्स माना गया है, ठीक है। चलो, अब कैपिटल एसेट्स माना गया है। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, समझो कि कैपिटल एसेट्स जो है यानी कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। जिस ईयर में कन्वर्जन होगा उस ईयर में कैपिटल गेन लगेगा बाय टेकिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट। ए क्या कह रहा है, एंड फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है। कैपिटल गेन so computed shall be taxed in the year in which stock in trade is sold. If proportionate stock in trade is converted, तो यहाँ पे converted नहीं, अच्छा so converted, ठीक है ठीक है ठीक है। proportionate stock in trade so converted, जो कोई कन्वर्ट किया गया है, is sold, अगर proportionate को sold करते हैं तो proportionate capital gain shall arise। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेके, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन तक लगेगा। समझ में नहीं आया हमको, कुछ भी समझ में नहीं आया है ना, नहीं आया ना समझ में। चलो आ जाओ एक एग्जांपल पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स कौन है, बिल्डर है, समझ में आया, कौन है, बिल्डर। इसके पास एक खुद का घर था जो कि इसके लिए क्या है, कैपिटल एसेट्स। और बिल्डर है, ये क्या करता है, सेल परचेज ऑफ फ्लैट्स, सेल परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी करता है, यही करता है, समझ में आया। अब हुआ क्या, समझो, इसने ये घर खरीदा था 02 और 03 में, ठीक है। कितने का खरीदा सर, 2 लाख रुपए का खरीदा था इसने, ठीक है। अब इसने क्या किया, 15 एंड 16 में इस घर को क्या किया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि क्या बोला उसने कि अब ये मेरा रहने लायक घर नहीं है, अब मैं इसको क्या करूंगा, एज अ प्रॉपर्टी बेचूंगा मैं। तो समझ में आ रहा है, कहीं और शिफ्ट हो गया वो, उसने नया घर लिया, वो वहां पे शिफ्ट हो गया, इसको बोला कि मैं इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट कर देता हूं अपने स्टॉक इन ट्रेड में। अरे समझ में आ रहा है। अब कैपिटल गेन जो था उसका, वो बन गया उसका क्या, स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि अब ये यहाँ पे इसको स्टॉक के तौर पे रखेगा और स्टॉक के तौर पे रख के उसको बेचेगा। अब इसने बना दिया इसको स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि कन्वर्जन हो गया उसका इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो किस ईयर में कन्वर्जन हुआ बोलो, 15-16। तो यानी कि कैपिटल गेन कब 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 हम उसमें कैलकुलेट करेंगे, 15-16 में कैपिटल गेन कब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। अब सुनो, तो कैपिटल गेन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या हुई हमारी, बता, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन उस घर की क्या मिला हमको, सर अभी तक तो मिला ही नहीं, हमने तो कन्वर्जन ही किया है, जब वो स्टॉक बिकेगी तभी तो मिलेगा। अरे बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही, आ रही है बात समझ में, जब हमें मिले, जब वो मैं बेचूंगा तभी तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कहा, ना 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 ऐसा नहीं, जिस साल आपने बेचा है उस साल में उस घर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो बताओ। यानी 15 एंड 16 में जिस टाइम पे आपने बेचा, जिस दिन आपने बेचा, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बताओ। हमने बोला कि 25 अक्टूबर 2015 में हमने बेचा, तो यानी 15-16 में बेचा, कितने का उसका, अच्छा बेचा नहीं, वो कन्वर्जन किया, सॉरी कन्वर्जन किया, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, मैंने कहा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है सर 10 लाख रुपए,
कितने की बताई मैंने? 10 लाख रुपए। तो उन्होंने बोला कि इसको ही आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानोगे? फेयर मार्केट वैल्यू को ही आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानोगे और क्या लिखोगे? 10 लाख रुपए आपको मिले हों। समझ में आ रहा है? माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ क्या क्या चीज होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ कहां से लेके कहां तक? पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 से लेकर 15 16 तक। तो क्या एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस मिलेगा हमको। तो यानी कि 2 लाख का, यानी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख का क्या हो गया? नीचे बेस ईयर में क्या चीज आएगा? 2 3 का कितना? जल्दी देखो, है किसी के पास इंडेक्स टेबल? टू थ्री में मैं बताता हूं, यहां पे है 105, ये आ गया आपका 2 और 3 के लिए। और अभी 15 और 16, 15 और 16 बोलो 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 कितना? 254, 254, 57, 254 ही है ना? हाँ, तो कितना हो गया ये? 15 और 16 का। ठीक है, यहां पे तो हो गया अपना क्या? 10 लाख रुपीस। अब ये निकालो जल्दी से, कितना आ जाता है? जल्दी निकालो, कैलकुलेटर लेके बैठा करो। प्लीज 2 लाख रुपए। 4,83,809 मतलब 8 2 लाख 4 लाख डिवाइडेड बाय 105, 4,83,810, 810 आ गया। ठीक है, अब इसको हमने माइनस कर दिया, बताओ कितना आया? 10 लाख माइनस 4,83,810, 5,16,190, ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है सर, अब टैक्स कौन से ईयर में देना पड़ेगा? समझो अब क्या बोला मैंने। बोला टैक्स उस ईयर में देना पड़ेगा जिस ईयर में ये स्टॉक इन ट्रेड जो है वो सोल्ड हुआ है। वो स्टॉक इन ट्रेड जो है वो सोल्ड हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। स्टॉक इन ट्रेड को अब मान लो कि हमने, अब इस बंदे ने, मिस्टर एक्स ने, मिस्टर सोहन करके कोई आदमी है, उसको बेच दिया ये घर। कब बेचा सर? 1920 में बेचा। सर कितने का बेचा? मैं बताता हूं, ये बेचा गया है, ये बेचा गया है 20 लाख रुपए। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया है। 20 लाख रुपए में उसको बेचा गया है। अब समझो एक और बात, ये तो निकला हमने कैपिटल गेन के अंडर में हेड। अब जब मैं बेचूंगा उसको, अब जब मैंने, ये तो मेरा हो गया क्या? स्टॉक इन ट्रेड हो गया। अब इस स्टॉक इन ट्रेड को मैंने बेचा, तो इसको बेचकर मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो कौन से हेड में जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा या फिर कैपिटल गेन में जाएगा? जल्दी बताओ। सर पीजीबीपी में जाएगा। सर कितना जाएगा पीजीबीपी में? बता देते हैं अभी, देखो 1920 पीजीबीपी में निकलेगा इसका टैक्स। सर कितना आएगा? सेल वैल्यू, सेल कितने की? सेल हुई है हमारी 20 लैक्स की। सर खरीद कितने की थी हमारी? खरीद कितने की थी? यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज बताओ कितने की थी? कॉस्ट ऑफ परचेज वही वैल्यू होगी जितने में हमने कन्वर्ट किया था, हाँ या ना? एफएमबी जिस वक्त हमने कन्वर्ट किया था उस वक्त हमने क्या बोला? एफएमबी कितनी थी उसकी? 10 लाख रुपए की। तो वही 10 लाख रुपए हमारी कॉस्ट बन जाएगी नहीं बन जाएगी यहां पर? ठीक है, क्योंकि उससे पहले की चीज तो हमने यहां पर टैक्स कर दी कैपिटल गेन में। तो 2 हेड में टैक्स निकलेगा इसका। जब भी कन्वर्जन होता है 2 हेड में टैक्स निकलेगा। एक निकलेगा कैपिटल गेन में हेड में टैक्स, एक निकलेगा कैपिटल गेन हेड में टैक्स। जिस ईयर में ट्रांसफर कर दी वहां तक के लिए तो
कैपिटल गेन में जाएगा उसका, और एफएमवी को हम ले लेंगे उसके फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, और जब एफएमवी को हमने लिया है तो वही हमारी कॉस्ट बन जाएगी जब वो पीजीबीपी में हम उसको सेल करेंगे। किसको सेल करेंगे? स्टॉक इन ट्रेड को सेल करेंगे, और उस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। चलो अब ये बताओ कितना होगा? 10 लाख का तो पीजीबीपी में टैक्स आ गया, तो यानी पीजीबीपी की इनकम कितनी आ गई यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पर बात करूं 1920 में पीजीबीपी की जो इनकम आ गई वो है 10 लाख रुपीस। समझ में आ रहा है? अब 10 लाख, अब मान लो कि यहाँ पर कुछ खर्चा भी किया होगा तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा, वो तो पता ही है आपको, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या चीज है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 5,16,190 रुपए का। अब हम यहाँ पर टैक्स निकालेंगे, इसमें टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स की पेमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो, समझ में आ गया? चलो सर समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल समझो इसी में ही, मैं इसी में एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। इस बार उसने बिल्डिंग की जगह ना लैंड को ट्रांसफर किया है। क्या बोला? बिल्डिंग की जगह किसको ट्रांसफर किया है? यह है लैंड। सिर्फ और सिर्फ खाली जमीन, खाली जमीन को ट्रांसफर किया है, खाली जमीन को, लैंड को ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर समझ में आ रहा है। अब लैंड को ट्रांसफर कर दिया, किसको ट्रांसफर कर दिया? सर बिल्डर ने अपने अंडर में ले लिया, और इस लैंड को ट्रांसफर करने के बाद इस लैंड पर बिल्डर, अब बिल्डर क्या करता है? लैंड भी तो परचेज करता है, इसको, ये भी तो उसका पार्ट ही है स्टॉक इन ट्रेड का। परचेज करना भी उसका पार्ट है स्टॉक इन ट्रेड का, और स्टॉक इन ट्रेड का अगर उसका पार्ट है तो ये क्या चीज हो गया? देखो उसने बनाए यहां पर 4 बिल्डिंग, 4 फ्लैट्स बना दिए उस पर। उस लैंड पर क्या किया उसने? 4 फ्लैट बना दिया, गाड़ी पार्किंग सब कुछ बना दिया, और उसने 4 फ्लैट्स बना दिए। 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट, 4 फ्लैट। समझ में आ गया? अब 1920 में जो उसने 20 लाख का घर बेचा है, यानी 10 लाख का एक घर बेचा है उसने, यानी कि 2 घर जो है, 2 फ्लैट्स उसने सेल किए। क्या बोला मैंने? 2 फ्लैट सेल किए हैं। कौन से वाले 2 फ्लैट? सर ऊपर वाले 2 फ्लैट्स उसने सेल कर दिए। इक्वल थे, सेम सेम के हैं, सेम कॉस्टिंग है, तो उसने बोला कि 2 फ्लैट्स को 20 लाख रुपए में उसने सेल कर दिया, और 2 फ्लैट्स और बाकी हैं। अब बताओ टैक्स सर कितना लगेगा, कितना पर टैक्स दिया जाएगा? देखो सेम चीज होगी यहीं पे कि लैंड कितने में परचेज की थी? सर 2 लाख में। सेम चीज है, मैंने बोला लैंड परचेज कितने की थी? 2 लाख में। सर कन्वर्जन कब हो गया? कन्वर्जन हो गया भैया 15 और 16 में। 15-16 में कन्वर्जन हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, उस लैंड की फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन भी उस साल में मान लो कि 10 लाख थी। क्या बोला? 10 लाख। सेम क्वेश्चन है सब कुछ। लैंड की फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या है? 10 लाख। तो फुल, सॉरी, मार्केट वैल्यू 10 लाख, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या आ जाएगा? यहाँ पे वही चीज आ जाएगा, सेम। अरे बोलो, समझ में आ रहा है ये? बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा लैंड की आ गई कॉस्ट, बताओ बताओ कॉस्ट क्या पड़ी? वही 2 लाख। कैलकुलेट तो हम पूरे का करेंगे ना, कन्वर्जन तो पूरी लैंड का हो गया, तो वही सेम इधर, ये भी और ये भी, 2 3 और 15-16। उसके बाद जितना भी आएगा ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब बात करते हैं सर 2 फ्लैट्स हमने सेल किए 10-10 लाख के, दो फ्लैट्स थे, 2 फ्लैट 10-10 लाख के हमने सेल कर दिया। अच्छा दो फ्लैट सेल कर दिया तो क्या होगा? सर पीजीबीपी में जाएगा। यस, 2 फ्लैट्स हमने सेल किए। अब 2 फ्लैट्स का क्या हो जाएगा? 1 फ्लैट इंटू 10 लाख, तो ये 20 लाख की सेल हो गई। कॉस्टिंग कितनी थी उसकी? जल्दी बताओ, बोलो अब। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग जल्दी बताओ, कॉस्टिंग। कॉस्ट ऑफ परचेज। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? जब फाइनली बिक जाएगा वो, जब फाइनली स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा तब हमारा टैक्स होगा। यहां पर कितना स्टॉक इन ट्रेड बिका है? 4 फ्लैट बनाए हैं, 4 फ्लैट ही बेचने, उससे ज्यादा तो नहीं बेच पाएंगे उस प्रॉपर्टी पर, उस लैंड पर। अरे बोलो, तो यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 50% ही मेरा स्टॉक बिका है? अरे 50% स्टॉक बिका है, यही बोलूंगा ना मैं, ठीक है। तो यहां पर जो मेरी कॉस्टिंग आएगी 10 लाख आएगी, या फिर मेरा 5 लाख आएगा? सर 5 लाख आएगा। समझ में आ रहा है ना सही से? 10 लाख का 50% आ गया, यानी कि 5 लाख रुपीस की कॉस्टिंग पड़ी।
अब 5 लाख रुपीज़ की कॉस्टिंग पड़ी, तो यहाँ पे मेरा इनकम कितना आ गया पीजीबीपी में सर? 15 लाख की इनकम मेरी यहाँ पर आ चुकी है। समझ में आ रहा है? लेकिन और एक बात बताओ, 15 लाख रुपए तो चलो यहाँ पे मैंने समझ में आ गया आपको कि 15 लाख रुपए की इनकम यहाँ पर टैक्स करेंगे हम, 15 लाख रुपए की इनकम को टैक्स करेंगे, लेकिन एलटीसीजी जो बना है हमारा, अब एलटीसीजी बताओ कितना टैक्स होगा यहाँ पर? जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो कितना टैक्स होगा? इसी ईयर में तो टैक्स करना है, पूरा टैक्स होगा या 50% होगा? 50%। वेरी गुड। कभी 50%, तो 50% ऑफ 516190, 50% निकालो, इसका कितना आता है? डिवाइडेड बाय 2, 2,58,095 यहाँ पर इसको टैक्स पे पेमेंट करनी है। समझ में आ रहा है सही से या नहीं आ रहा है? बोलो। ठीक है सब कुछ? यस सर ठीक है। या फिर एक और चीज कर सकते हैं क्या हम? क्या एक और चीज कर सकते हैं? ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, समझ लेना। एक और बात मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा फ्लैट हम कितने में सेल करेंगे, लेकिन जो सेल वैल्यू पता होनी चाहिए हमको, तब जाके पूरा पूरा। लेकिन चलो कोई नहीं, आप ऐसे ही निकालना 50-50%। अब मान लो मैंने वो जो 2 फ्लैट बच गए, वो 2 फ्लैट बेचे गए 22 और 23 में, 22-23 में 2 फ्लैट बेचे गए, तो सेम वही चीज हो जाएगा। पीजीबीपी में टैक्स, पीजीबीपी में कितना जाएगा पोर्शन बताओ? सर कितने का सेल किया? सर जो 22 और 23 में सेल किया ना उसको, सर 22 लाख क्या नाम है, 10 लाख की जगह 12 लाख रुपए का एक फ्लैट सेल किया है। अब 12 लाख रुपए का हो सकता है नहीं हो सकता? यस। और सर 8 लाख का सेल किया, हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? तो मान लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? 12 लैक्स इंटू 2, यानी कि 24 लैक्स आ गया। अब 24 लैक्स खरीद कितने में थी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो एफएमवी था उसका, एफएमवी था कितना? 50% ही आएगा, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए ही आएगा ना यहाँ पे। सॉरी 10 लाख का 5 लाख, ठीक है ठीक है ठीक है, 10 लाख का 10 लाख थी ना वैल्यू एफएमवी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपए, यही आएगा ना? 50% ऑफ 10 लाख, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 19 लाख का, ठीक है, आ जाएगा। पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमने कैलकुलेट किया था उसको टैक्स करेंगे, जो 50% बच गया था हमारा। 50% कितना बच गया था? 2,58,095। क्या क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, चले आगे। क्या हो गया अब्दुल, इतना लेट कैसे आ जा रहे हो? ये देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा बना के भी दिया हुआ है आपको। लेट्स सपोज मिस्टर एक्स हैज कन्वर्टेड द कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड में कब? 8-9 में, एंड सोल्ड कर दिया उसने 19-20 में। तो 19-20 में पीजीबीपी की इनकम निकलेगी, और 8-9 में किसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे हम? बोलो बोलो। कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा इधर। अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? एफएमवी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम बेचेंगे तो ये आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? शैल बी फेयर मार्केट वैल्यू जो हमने लिया था ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, यही चीज़ सेम आ जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू। और यहाँ पर जो कैपिटल गेन आ जाएगा, कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जिस वक्त स्टॉक इन ट्रेड हमने सेल किया, बताया था ना प्रोपोर्शनेट, अगर हमने सेल किया है, ये वाला जो बताया था पॉइंट अभी, इफ proportionate stock in trade so converted is sold, only proportionate capital gain shall arise। समझ में आ गया? आ गया है हमारे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, आओ। तीसरी एक्सेप्शन बड़ी ही आसान एक्सेप्शन है, कुछ नहीं करना। इसने बोला एक और चीज समझो, समझ में आया या नहीं बताना मेरे को। एक बात सुनो, यानी कि बोला कि कंपलसरी एक्विजिशन अगर कर लेती है गवर्नमेंट आपके कैपिटल एसेट्स को, मान लो कोई एक प्रॉपर्टी है, लैंड है,
उस लैंड को कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया है किसने, गवर्नमेंट ने, और उसने कहा कि मैं मेट्रो निकालना चाहती हूँ यहाँ से, और आपको कंपलसरी एक्विजिशन मतलब कंपलसरी एक्विजिशन, आपको, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये देना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। अब जब ये प्रॉपर्टी हमको देनी पड़ेगी, हम इसका क्या दे रहे हैं आपको, कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ट्रांसफर कब माना जाएगा, जिस साल में कॉम्पेंसेशन मिला, या फिर जिस साल में हमारा प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया, कंपलसरी एक्वायर्ड हो गई प्रॉपर्टी। बोलो सर, जिस साल में एक्वायर हो गई उस साल में ट्रांसफर माना जाएगा। अब इसमें मान लो कि टाइम लगता नहीं लगता, गवर्नमेंट की चीजें टाइम लगता नहीं लगता, तो टैक्स कब लगेगा, टैक्स तब लगेगा जब आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है ना पूरा? अच्छा, मान लो कि कॉम्पनसेशन डिसाइडेड रहा हमारा 5 लाख रुपए, प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लिया 15 और 16 में, प्रॉपर्टी को कंपलसरी जो एक्वायर किया गया, कंपलसरी एक्वायर कर लिया इस प्रॉपर्टी को 15 और 16 में, ठीक है। और कॉम्पनसेशन जो डिसाइड करके हमें डिसाइड किया, कॉम्पनसेशन डिसाइड किया, उसने बोला कि 50 लाख रुपए हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, इस साल में डिसाइड कर दिया, लेकिन दिया नहीं अभी तक। 50 लाख रुपए इस साल में कॉम्पनसेशन हम आपको देंगे। समझ में आ गया? यस। देखो, लैंड को एक्वायर कर लिया, लैंड को एक्वायर करने का 15 और 16 में बोला गया कि 50 लाख रुपए का हम आपको क्या देंगे, कॉम्पनसेशन देंगे, देंगे। अब जब कॉम्पनसेशन देंगे तो जिस ईयर में कंपलसरी एक्वायर हो गया है, उसी ईयर में कैपिटल एसेट्स कंपलसरी एक्वायर कर लिया, कैपिटल एसेट्स को उसी ईयर में ट्रांसफर मारेंगे और उसी ईयर में कैलकुलेशन करेंगे टैक्स का, ठीक है। अब सर कम इसको खरीदा कब था, मान लो वही 2 और 3 में हमने खरीदा था, कितने रुपए का सर, 3 लाख रुपए का, 2-3 में हमने खरीदा था 2 लाख रुपीज़ का। अब 2 लाख रुपीज़ का हमने परचेज किया था, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा हमारा, बोलो बोलो बोलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और ये 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। अब माइनस हो जाएगा 50 लाख रुपीज़, अब माइनस हो जाएगा इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जल्दी से बताओ कितना, सेम वही 2 लाख, और 2 लाख का क्या चीज़ आ जाएगा यहाँ पे नीचे, बेस ईयर, बेस ईयर क्या आएगा 2-3, अरे 2-3 आएगा ना, 105, और 15-16 आएगा, 15-16 254, 15 और 16 कितना था, सेम पिछले वाले एग्जाम्पल में, बताओ, एग्जाम्पल देख लो पिछला वाला, 4 लाख 83,810। 4,83,810, 4,83,810 ना, यही था। इसमें से डिडक्ट कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा हमारा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, 2-3 से लेकर 15 एंड 16 तक है, तो इसीलिए बेस ईयर में 15 एंड 6, ये बेस ईयर 2-3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 15 एंड 16, इस बेस ईयर में 2-3 आएगा, ऊपर में 15 एंड 16 आएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना मत भूलना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से ही ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो इंडेक्सेशन हमको मिलता है वो उसी हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ निकलेगी हमारी, ये चीज़ निकल गई क्या, कैपिटल गेन। अब टैक्स कौन से ईयर में लगेगा, मान लो कि अब मैं बोलूँ यहाँ पर ये जो 50 लाख है, ये क्या चीज़ है सर, इनिशियल कॉम्पनसेशन है कि नहीं, ठीक है, इनिशियल कॉम्पनसेशन है। सर 2 तरीके हैं इसके पेमेंट के। पहला तरीका, उसने बोला कि फुल पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट इन वन टाइम, 50 लाख रुपए पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, कौन से ईयर में सर, 1920 में मान लो 50,000 रुपये पेमेंट कर दिया। पेमेंट कब कर दिया, फुल पेमेंट कब किया, 1920 में, तो टैक्स कब लग जाएगा पूरी LTCG पर, ये जो LTCG कैलकुलेट करो, कितना 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 है वैसे, ये क्या 45,16,190, यस सर। इतना। तो ये जो टैक्स लगेगा 45,16,190 कौन से ईयर में लग जाएगा इस पर टैक्स,
LTCG पर सर 19 एंड 20 में, ठीक है। लेकिन एक बात और समझो, एक बात और समझो कि इंस्टॉलमेंट में मिला हमको, इंस्टॉलमेंट में मिला, मान लो 19 और 20 से इंस्टॉलमेंट चालू हो गई। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिली, पहले मिला हमें 10 लाख 1920 में, फिर 20 एंड 21 में इसमें मिला हमें 20 लाख, और फिर 21 एंड 22 में हमें मिला 30 लाख। जल्दी बताओ टैक्स कैसे कैलकुलेट होना चाहिए? हाँ सर ये तो 60 लाख हो गए जो आपने किया। 60 लाख हो गए, तो ये 20 लाख मान लो, 20 20 10, ठीक है। 10 20 इसमें मिला और ये 20 इसमें मिल गया, तो 20 इसमें मिला तो क्या होगा, कौन से ईयर में टैक्स लगेगा सर? उस ईयर में टैक्स लगेगा। इनिशियल कॉम्पनसेशन का कोई मतलब नहीं पेमेंट से, यानी कि आपको फुल वैल्यू जैसी, यानी कि जब मान लो कि आपका कंपलसरी एक्वायर हो गया, गवर्नमेंट आपसे मांग रही है पैसा, तो आप क्या कह रहे हो उसको कि सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, टैक्स कहां से दूं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है ना, टैक्स कहां से दूं? तो आपको बोला गया, आपने बोला कि चलो ठीक है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर इंस्टॉल में फुल वैल्यू जिस दिन आपको मिल गई उस दिन तो ठीक है, फुल वैल्यू उसी वक्त हमें टैक्स लग जाएगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट के केस में अगर इंस्टॉलमेंट में मिलता है इनिशियल कॉम्पेंसेशन, तो उस ईयर में टैक्स लगेगा जिस समय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है। सर क्या पूरे पे मिलेगा, पूरे पे टैक्स लगेगा या फिर 20% पे टैक्स लगेगा? क्योंकि 10 लाख मतलब 20% का मिला है ना, 10 लाख मतलब 20% मिला है, ठीक है। 20% पे टैक्स लगेगा या फिर पूरा का पूरा टैक्स लगेगा? सर पूरा का पूरा फुल टैक्स लगेगा यहाँ पे। कौन से ईयर में? जिस समय पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। पूरे के पूरे 45,16,190 पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा इस पर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो ना तुम लोग? टैक्स बताऊं फिर मैं अलग से? कर सकते हो ना। मान लो कि सिर्फ यही इनकम है, तो इसमें से क्या करोगे, 2.5 लाख की इनकम रिड्यूस करोगे। मान लो यही इनकम है तो 2.5 लाख इसमें से रिड्यूस कर दोगे ना, क्योंकि 112 में आता है, और उसका क्या निकालोगे 20%, और 20% के बाद प्लस कर दोगे 4%, ठीक है। चलो तो जब ये वाला 20 लाख मिलेगा, ये 20 लाख मिलेगा, क्या टैक्स देना पड़ेगा तब? तो क्या टैक्स देना पड़ेगा? नहीं सर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब समझो एक और चीज, एक और चीज समझो। अब इसमें बोला कि आपका 50 लाख तो उस साल में डिसाइड हो गया, 50 लाख तो डिसाइड हो गया था, ठीक है। अब 50 लाख के बाद जिस बंदे की कंपलसरी एक्विजिशन की गई, क्या प्रॉपर्टी को, लैंड को, उसको लगा कि सर 50 लाख तो कुछ भी नहीं होता, 50 लाख तो बहुत बहुत कम है, यहाँ से मेट्रो एरिया गुजरने वाला है, या फिर ये यहाँ पे आने वाले टाइम में हमारा इतना, आने वाले टाइम में मतलब कि अभी के टाइम पे इसकी वैल्यू 50 लाख नहीं है, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब 50 लाख से ज्यादा है इसकी वैल्यू। मैं क्लेम कर रहा हूं कितनी, 60 लाख, ठीक है। अब कोर्ट केस होगा, केस जाएगा ना कोर्ट में, अरे बोलो। उसने क्या कर दिया, केस कर दिया कि भाई नहीं 50 लाख नहीं 60 लाख होगा। फिर अब वहां पे केस चल रहा है, या फिर उनको उसने बोला, और वहां पे वो भी गवर्नमेंट भी सोच अच्छा चलो ठीक है एक बार वैल्यूएशन दोबारा देख लेते हैं, क्या पता 60 लाख हो। लेकिन अब उसने 50 लाख तो चलो यहाँ पे पता लग गया, और 50 लाख तो हमने बोल दिया था, और 50 लाख उसको 1920 में मिल गया, लेकिन उसको एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन मिला, एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन मिला इन द ईयर 2021 में। उसको एनहेंस कॉम्पनसेशन मिला 5 लाख रुपए का। उसने बोला कि सर हम डिसाइड कर रहे हैं कितना, 5 लाख रुपए, 55 लाख डिसाइड कर रहे हैं, और 5 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ये 60 लाख आपकी नहीं, ठीक है। 5 लाख रुपए हमने माना क्या, 2021 में दे दिया, तो 5 लाख रुपए पर टैक्स कब लगेगा जल्दी बताओ? 5 लाख रुपए पर टैक्स कब लगेगा सर? जिस ईयर में रिसीव हुआ, सिंपल है ना। पहले थोड़ी हमने डिसाइड कर दिया था 50 लाख के साथ, 50 लाख में तो जब पहले मिला 50 लाख,
उसकी कोई भी एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी 50 लाख उसी साल में टैक्स हो जाएगा, लेकिन 5 लाख एनहेंस कॉम्पनसेशन के नाम पर हमको मिला है 20 और 21 में, तो 20 और 21 में 5 लाख रुपए टैक्स होंगे। सर कैसे टैक्स होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5 लाख। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? नील। ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे सर? सर नील लेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरी की पूरी हमने यहां पे नहीं ले ली। अरे बताओ। अच्छा ये वाला जो ये प्रॉपर्टी का ये एलटीसीजी होगा सर या एसटीसीजी होगा? कौन बताएगा? बताओ सर। एलटीसीजी तो होगा, एसटीसीजी काय बात के लिए होगा? कौन बोल रहा है ये एसटीसीजी? एसटीसीजी क्यों होगा? प्रॉपर्टी जो बेची गई है वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी थी या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी थी? लॉन्ग टर्म थी, तो ऑब्वियसली जितना जो भी इससे रिलेटेड कैपिटल गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म ही होगा। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए का लॉन्ग कैपिटल गेन और आ गया। ठीक है, ये तो हो गया, समझ लो कि पूरा का पूरा पेमेंट मिल गया 5 लाख का एनहेंस कॉम्पनसेशन। अब मान लो कि एनहेंस कॉम्पनसेशन को भी हमने इंस्टॉलमेंट में दिया, 2 लाख यहाँ पे दिया और 3 लाख की पेमेंट हुई हमारी 25 और 26 में। 25-26 में 3 लाख की पेमेंट हुई। तो कब कब कौन कौन सा? तो 2 लाख यहाँ पे, तो 2 लाख ही टैक्स करेंगे। समझ में आ रहा है? 20-21 में 2 लाख मिला है तो 2 लाख को ही टैक्स करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन इनिशियल कॉम्पनसेशन जो हमने इनिशियली तय कर दिया उसमें पहली इंस्टॉलमेंट मिलते ही पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर एनहेंस कॉम्पनसेशन की बात करें, गवर्नमेंट कहती है एनहेंस कॉम्पनसेशन हम अप्रूव करते हैं आपका 5 लाख रुपए, लेकिन अभी हम 2 लाख रुपए ही आपको पे कर रहे हैं, इसका बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, बाकी आ जाएगा आपको चेक उसका। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मान लो उसने इस ईयर में उसको मिला 2 लाख, तो 2 लाख ही टैक्स होगा। कैसे होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 लाख और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? नील। तो 2 लाख यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैपिटल गेन, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 लाख और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। आई बात समझ? सॉरी 3 लाख है ना यहाँ पे, 3 लाख मिले तो 3 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई डाउट है इस चीज में तो बताओ जल्दी से, पढ़ लें एक बार। देखो क्या बोल रहा है वो। ये कह रहा है कि भाई कंपलसरी एक्विजिशन अगर किया तो वो अमाउंट्स टू ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा किसके हाथ में? इन दी पर्सन, उस पर्सन के हाथ में, यानी कि ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसका कंपलसरी एक्वायर हुआ उसको, उसके हाथ में आएगा। टैक्स लगेगा उसी को लगेगा ना, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को, जिसका कंपलसरी एक्वायर किया उसकी प्रॉपर्टी गई और उसको पैसा मिल गया। ठीक है, अब कॉम्प्यूटेशन क्या होगा? कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेन कौन से ईयर मिलेगा? इन द ईयर कंपलसरी एक्वायर हुआ। हमारे एग्जांपल में कौन था? कौन सा था ईयर? 15 और 16 था। 15-16 था ना? तो बताओ, कंपलसरी एक्वायर की जो डेट थी 15-16 ही तो थी। ठीक है, अच्छा पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ कहाँ से आएगा? डेट ऑफ एक्विजिशन जब से उसको खरीदा है, और डेट ऑफ कंपलसरी एक्वायर्ड यानी कि 2-3 से लेकर, हमारे एग्जांपल में क्या था यहाँ पर? 2-3 से लेकर 15-16 तक, यही था। उसके बाद क्या था? बट कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड, जिस ईयर में हमें कॉम्पनसेशन मिला उसके बारे में। वेयर इनिशियल कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, अगर इनिशियल कॉम्पनसेशन को इंस्टॉलमेंट में दिया गया तो होल कॉम्पनसेशन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। तो यानी कि कैलकुलेट कैसे करेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। इनिशियल कॉम्पनसेशन रिसीव्ड हमारे केस में क्या था? 50 लाख था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही था हमारा, या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख इंटू बेस ईयर 2-3, और ऊपर में 15 एंड 16, बाकी जो आ गया हमारा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। नीचे एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड, अगर एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ तो टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन जिस ईयर में मिलता रहेगा उस ईयर में टैक्स होता रहेगा, वेदर पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट और इन वन टाइम, चाहे वो उसको इंस्टॉलमेंट में पे करो या वन टाइम में पेमेंट करो, जिस ईयर में मिलेगा उसी ईयर में टैक्स होगा उतना अमाउंट। ये तो आ गया इतना। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज क्या आएगा? नील आएगा सर। यहाँ पर शॉर्ट टर्म या कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बेची थी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म एसेट्स बेची थी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप कोई भी डाउट नहीं है इसमें। चलें आगे।
सेक्शन 45(5)(a), ये लास्ट एक्सेप्शन है इसकी 5(a) की, नहीं 45(1) की, जिसमें बोलते हैं कि 45(1) क्या बोलता है, जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उसी ईयर में टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा और उसी ईयर में टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या बोलता है कि टैक्स कैलकुलेशन तो एक ईयर में, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उसी ईयर में करेंगे, लेकिन टैक्स की पेमेंट जो है कौन से ईयर में करेंगे, यानी चार्जेबल जो होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो चार्जेबल होगा वो कौन से ईयर में होगा, इस ईयर में। बोलो, पहला केस था इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, जिस अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम वाला केस था। दूसरा स्टॉक इन ट्रेड को, कैपिटल एसेट्स को जो कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, तो जिस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा उसी ईयर में टैक्स होगा। और तीसरा अभी क्या था, एंड कंपल्सरी एक्विजिशन, यानी कि जिस ईयर में हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा उस ईयर में हमें टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट ये आ गया, एक और चीज बताया कि उसने बोला कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। हमने स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का हमने पढ़ा था टीडीएस में, कुछ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में मनी वैल्यू पे टीडीएस करता था, याद आ रहा है। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, देखो क्या बोल रहा है वो, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, यानी कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बताया। अब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या बताया था, मैंने बताया था आपको, कौन बताएगा, किसी को याद रहेगा तो। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बताओ। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें देखो, मान लो कि ये है एक लैंड, ये है ओनर की, ये है उसका ओनर मिस्टर एक्स। ये क्या करता है, इसके पास एक खाली वैकेंट लैंड पड़ी है, यहां पर है मिस्टर वाई जो कि है बिल्डर, ठीक है, जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट डेवलपर, ठीक है, डेवलपर है। इसने बोला कि चलो, मिस्टर एक्स ने बोला बिल्डर को, बिल्डर एक काम करो, ये लैंड का मैं तुम्हें एक राइट दे देता हूं, डेवलपमेंट राइट, इसको बोलते, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट राइट। यानी इस लैंड को लो, और इस लैंड को ले, हमारे पास बीच में क्या हुआ, स्पेसिफाइड अग्रीमेंट हुआ, और लैंड को मैंने इसको दिया, मैंने कहा कि ये लैंड लो और इस पर क्या करो, प्रॉपर्टी पर, एक प्रॉपर्टी पर बिल्डिंग डेवलप करो, ठीक है, यानी बिल्डिंग बनाओ। और बिल्डिंग बनाने पर मुझे कंसीडरेशन में क्या दे दो, मुझे कंसीडरेशन में इस बिल्डिंग में, लैंड और बिल्डिंग में क्या दे दो, हिस्सा दे दो, लैंड और बिल्डिंग में मेरे को हिस्सा दे दो, और प्लस कुछ मनी दे दो या फिर मत दो। यही हो सकता है। कंसीडरेशन क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, कंसीडरेशन क्या होगा। कंसीडरेशन मान लो उसने बोला कि फ्लैट दे दिए, उसने 2 फ्लैट्स दे दिए, 4 फ्लैट बनाए उसने, उसने बोला 4 फ्लैट बनाने के बाद 2 फ्लैट तुम्हारे, 2 फ्लैट क्यों नहीं दिए बताओ। सर भाई जो बिल्डर था उसने 2 फ्लैट बाकी क्यों रख लिया अपने, भाई कॉस्टिंग लगी है नहीं लगी है को बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में, बताओ। यस सर। तो वो क्या कह रहा Yes, है, sir. ऐसे ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं अभी। मेरे पास पैसा नहीं है मेरी बिल्डिंग बनाने के लिए, मैं बिल्डर को बोलता हूँ तू ठीक है, तू अपना मटेरियल लगा, सब कुछ लगा, और नीचे के 2 फ्लैट मेरे को दे दियो, ऊपर का फ्लैट रख लियो तू, तो उसको, और उसकी वैल्यू है कितनी, क्योंकि अगर मैं तेरे से बनवाता हूँ तो तेरे 40 लाख का कम से कम तेरे को कॉस्टिंग चाहिए, तू कह रहा है कि मेरे को 40 लाख का पेमेंट चाहिए इसको बनवाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ 40 लाख छोड़, जब तू यहाँ पे फ्लैट बना देगा ना ऊपर वाला फ्लैट, तो एक फ्लैट की कीमत वहां पे हो जाएगी 20 लाख रुपए, तो तू 2 फ्लैट रख ले, ठीक है, समझ में आ रहा है, बनाकर 2 फ्लैट रख ले, 2 फ्लैट रख ले, तेरे 40 लाख की पेमेंट हो जाएगी पूरी की पूरी, और मेरा मेरा घर का घर बन जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे एग्रीमेंट बहुत चल रहे हैं मार्केट में, तो उन्होंने बोला कि स्पेसिफाइड एग्रीमेंट किया, और स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में कंसीडरेशन में क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन में ओनर को क्या मिला, 2 फ्लैट मिला, 2 फ्लैट मिल गए, प्लस प्लस मनी मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, मनी मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है, सिर्फ फ्लैट ही फ्लैट दिया, या फिर उसने बोला कि 2 फ्लैट दे दिया और 10 लाख रुपए और दे दिए मैंने। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा एग्रीमेंट हुआ, तो ट्रांसफर कब हुआ, ट्रांसफर कब माना जाएगा उसको, ये जो दिया गया, ये शेयर दिया गया, इसको एक अग्रीमेंट पे लिख कर दिया गया एक शेयर के तौर पे कि तेरा शेयर इतना है, इस यहाँ पर जो भी 4 माला बनेगा, 4 माले में से 2 फ्लैट तेरे, और ये 50 लाख रुपए 10 लाख रुपए तेरे को दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो अब बताओ कि ये जब, आवाज कट रही है। हेलो, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है, हेलो, यस सर। आ रही है क्लियर।
यस सर 1। चलो ठीक है, देखो पढ़ लो एक बार। इफ अ पर्सन, यानी इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर एचयूएफ होना चाहिए, हैज ट्रांसफर्ड हिज लैंड और बिल्डिंग अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में ट्रांसफर कर दिया, कंसीडरेशन फॉर सच ट्रांसफर इज शेयर इन लैंड और बिल्डिंग और बोथ और कैश। कंसीडरेशन क्या मिला? लैंड और बिल्डिंग दोनों, यानी 2 फ्लैट्स, फ्लैट्स में क्या लैंड का भी होता है हिस्सा, यस। तो यानी क्या बोला, 2 फ्लैट्स उसको मिले। अब 2 फ्लैट्स में यानी कि बिल्डिंग में भी या फिर लैंड में भी या फिर बोथ लैंड और बिल्डिंग दोनों में, या फिर उसको मनी में भी मिला। तो इन सच केस कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड एंड टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्या बोला, समझो। कैपिटल गेन को टैक्स कब किया जाएगा? जिस ईयर में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। कौन सी बिल्डिंग सर? ये वाली जो बिल्डिंग थी ना, ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और उसकी लोकल एमसीडी से, लोकल एमसीडी जो अथॉरिटी होती है वहां की, वहां से इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है कि कितनी कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गई है, कितनी बिल्डिंग जो है बन चुकी है। होता है नहीं होता है? जल्दी बताओ, अरे बोलो। इसको बोलते हैं सीसी मिलना। तो जिस ईयर में सीसी मिला, मान लो इन्होंने कंस्ट्रक्शन तो चालू किया था पहले, कब? 15 एंड 16 में, ठीक है। अब ये बनकर तैयार हुई ये बिल्डिंग कब? 19 एंड 20 में। जो सीसी मिला, जब सीसी कब मिला? 19 एंड 20 में। तो 19 एंड 20 में जब ये मिला, तब उस ईयर में कैलकुलेट भी उसी ईयर में होगा एंड टैक्सेबल भी उसी ईयर में होगा। अब सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? बताओ। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच शेयर इन लैंड और बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ सी इज इशूड। जिस दिन सीसी इशू किया गया, 1920 में सीसी इशू किया गया, मान लो 5 अक्टूबर 2019 में इशू किया गया सीसी को। अब सीसी इस साल में इशू किया गया और इस समय एसडीवी 2 होती है ना, एक तो मार्केट वैल्यू होती है और एक एसडीवी होती है जो गवर्नमेंट तय करती है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बताया मैंने। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी उस टाइम पे एक फ्लैट की, यानी 2 फ्लैट इसके पास आए, एक फ्लैट की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो थी उसकी 10 लाख रुपीस की। कितने लाख रुपीस की सर? 10 लाख रुपीस की। अब जब 10 लाख रुपीस की वो मार्केट में 10 लाख की थी, तो 10 लाख इंटू 2 आ जाएगा। बोलो, 10 लाख इंटू 2 यानी कि 20 लाख आ जाएगा, प्लस मनी वैल्यू, मनी और कितनी दी? लाख इंटू 2, मनी कितना दिया था उसको? 10। तो यानी कि 30 लाख क्या यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ। ओनर का जब हम कैलकुलेट करेंगे, यही तो करेंगे ना। 30 लाख उसको मिल गए, 20 लाख का फ्लैट मिल गया उसको, और 10 लाख रुपए उसको और मिले, तो 30 लाख रुपए उसको मिले। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका आएगा? मनी का आएगा, या फिर क्या नाम है जो फ्लैट्स के आएंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो लैंड बताओ क्या हुआ था? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? ये लैंड परचेज किया था उसने, मान लो 2 और 3 में, सेम वही 2-3 में परचेज किया था, कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। तो क्या आएगा? परचेज कॉस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग विच वॉज ट्रांसफर्ड अंडर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में ट्रांसफर किया गया है, यही है। 2 लाख का क्या चीज आ जाएगा यहाँ पे? बोलो, 2 लाख इंटू बेस ईयर में क्या आएगा? 15, 2, 3 और 15 और 16, सेम वही चीज आ जाएगा। कितना था? 4,83,810, ऐसे ही कुछ था। बोलो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 2-3 से लेके 15 कहां तक आ गया हमारा? 2-3 से लेके 19 और 20 तक। 15-16 नहीं, 19-20, 19-20, सॉरी 15-16 यहाँ पे नहीं आएगा, 19-20। एग्जाम्पल चेंज हो गया ना हमारा, 19-20 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा? 19 और 20, 19-20 में तो जो भी कैलकुलेट हो जाएगा वो आ जाएगा, और बाकी जो चीज़ें क्या चीज़ आ जाएगी हमारी? LTC
सीजी आ जाएगा, ठीक है। इफ एनी पेमेंट फॉर शेयर इन लैंड और बिल्डिंग इज ट्रांसफर्ड बिफोर issuance of completion certificate, then capital gain of such part shall be computed in the year of transfer। क्या बताया यहाँ पे समझो, 2 फ्लैट मिले थे क्या इसको, अग्रीमेंट में क्या बोला था कि नीचे के 2 फ्लैट को क्या करेगा, नीचे के 2 फ्लैट को क्या करेगा, वो बेचेगा, ठीक है। अब सीसी मिला कब जाके, अग्रीमेंट हुआ था हमारा कब, 15/16 को, सीसी कब हुआ, बोलो बोलो। सीसी मिला उसको 1920 में, ठीक है। तो 1920 में अगर उसको सीसी मिलेगा, आ रहा है या नहीं आ रहा है, 1920 में अगर सीसी मिलेगा, उससे पहले उसने शेयर को बेच दिया, एक शेयर अपना जो फ्लैट का था उसको बेच दिया किसी मिस्टर जेड को। उसने बोला कि चल यार मिस्टर जेड, एक काम कर, मैं तेरे को ये शेयर दे दे रहा हूँ, शेयर सर्टिफिकेट पे लिख के दे देता हूँ कि ये जो जब ये एक फ्लैट बनेगा तो ये फ्लैट तेरा हो जाएगा, और तू इसको उसको बेच दे रहा हूँ मैं कितने लाख में, मान लो इसको बेचा मैंने 10 लाख में उस वक्त, तो जिस साल में मैंने बेच दिया उसको 10 लाख में बेचा, तो उस साल में उससे रिलेटेड टैक्स लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, बोलो। जेड को बेच दिया मैंने एक फ्लैट, तो उसी ईयर में यानी कि 1920 में हुआ था, मैंने बोला उससे पहले 1920 में सीसी मिला था, उससे पहले मैंने 17-18 में मैंने उसको बेच दिया, 17-18 जेड को बेच दिया 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए मेरा ये आ गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो टैक्स कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वही 2 फ्लैट मिलने थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला है इसका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और बेस ईयर में क्या, और ये जो हमारा ऊपर का ईयर आ रहा है 1920 आएगा, 17-18 आएगा, सर 17-18 आएगा, समझ में आ रहा है, इंडेक्सेशन 17-18 तक ही मिलेगा, बोलो। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो। फोर्टी फाइव टू ए क्या कहता है, सेक्शन 45(2)(a) कहता है हमारा, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन डीमेट, सिक्योरिटी हेल्ड इन डीमेट, डीमेट में हमारे सिक्योरिटी है ना, आपको क्या चीज होता है, डीमेट अकाउंट जहां से हम ट्रेडिंग करते हैं, सिक्योरिटी हेल्ड इन डीमेट, एक तो होता है फिजिकल फॉर्म में हमने पहले खरीदे हुए हैं कुछ शेयर, और कुछ डीमेट अकाउंट में पड़े होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे मैं सेल पर परचेज कर लेता हूं, मान लो कि डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है हमारा। अब डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने शेयर परचेज किए, 10 के शेयर परचेज किए, 10 शेयर यहाँ पे परचेज कर लिए रिलायंस कंपनी के, फिर मैंने 3 शेयर और परचेज कर लिए रिलायंस कंपनी के, ठीक है। ये परचेज किया मैंने 5/6 को, 5/6 2019 मान लो, 2019 में ये 10 को परचेज किया, 10/6/2010 को मैंने परचेज किया, ठीक है। और 4 थे मैंने, उसको भी रिलायंस कंपनी के मैंने परचेज कर लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिलायंस 7 थे मैंने, इसको परचेज कर लिया मैंने, किसको, या फिर 20 मैंने शेयर्स परचेज कर लिए, कौन से शेयर्स मैंने परचेज कर लिए, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, ठीक है, शेयर्स। अब ये शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, अब मैंने बेच दिए, मैं डीमैट अकाउंट में क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग करने के वक्त उस वक्त मेरे को पता नहीं रहता कि कौन से शेयर्स मैंने बेचे, कौन से वाले शेयर बेचे। मान लो मैंने रिलायंस के शेयर मैंने बेच दिए थे, मान लो रिलायंस के मैंने 15 शेयर जो थे वो रिलायंस के बेच दिए, रिलायंस के 15 शेयर बेच दिए, कब बेचे, मान लो मैंने परचेज करके रखे थे, ये परचेज करके रखे थे, इसकी जगह थोड़ा सा चेंज करते हैं हम डेट में, ये परचेज किया था 5/6/2002 में,
ये परचेज किया था 7/8/2009 में, ये परचेज किया था 15/16/2000 2019 में। ठीक है, ये भी 20 16 हजार। ठीक है, ये परचेज किया हुआ था। अब मैंने कितने सेल कर दिए? 15 रिलायंस कंपनी के शेयर को सेल कर दिया। कब सेल किया सर? मैंने सेल किया 20/10/2019 में सेल कर दिया। अब मेरे अकाउंट में तो कितना दिखा रहा है? कितना दिखा रहा था रिलायंस के शेयर्स? रिलायंस के शेयर्स दिखा रहा है 10, 3 और ये 4, कितने हो गए? 17 शेयर्स। मैंने सेल कितना किया? 15 शेयर। अब 15 शेयर कौन से वाले सेल किए सर? ये वाला सेल किया 4 के 4, ये वाला सेल किया, या ये वाला इस वाले में से सेल किया? कैसे सेल किया बताओ? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आप कुछ अगर आप बोलोगे कि ये 4 शेयर्स मैंने सेल किए, ये 4 शेयर मैंने सेल किए, तो इस पर तो सेल करने पर मेरे को एसटीसीजी होगा, एलटीसीजी होगा? तो बोलो, 15 में से ये 4 शेयर थे, तो इस पर तो एसटीसीजी लग जाएगा। अरे बोलो। यस सर। 15/6/2019 से लेके 20/10/2019 यानी एसटीसीजी आ जाएगा ना इसको सेल करूंगा तो। लेकिन अगर इन शेयर्स को अगर मैं सेल करूंगा तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, एलटीसीजी। तो ये पता कैसे लगे कि मैंने कौन से शेयर को बेचा है? क्योंकि यहां पर तो सिंपल सिंपल मेरा ये आया और उसके बाद मैंने बेच दिया, तो उसने कहा कि सर फीफो मेथड अप्लाई करो। कौन सा मेथड? फीफो। पढ़ा होगा आपने फीफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा है वो पहले बेचा है हमने। फीफो मेथड अप्लाई करना है। तो फीफो मेथड अप्लाई करने पे हमारे कौन कौन से शेयर बिके? 15 में से, यानी कि 10 शेयर कौन से बिके? कब खरीदे थे हमने? 5/6/2002 को। और बेचा कब? 20/10/2019 को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पे कैलकुलेट होगा। उसके बाद बाकी 3 शेयर कौन से होंगे जो परचेज किए थे? कहां से लेके कहां तक? बोलो बोलो। 7/8/2009, 7/8/2009। ये पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? बेचा मैंने 20/10/2019, एलटीसीजी आएगा। और बाकी कितने बच गए? कितने शेयर? 2 शेयर। बाकी 2 शेयर कौन से वाले बेचे हैं मैंने सर? बेचे हैं जो परचेज किए थे कहां से? 15/6/2019 से लेकर 20/10/2019 को। यही है या नहीं है सर? यही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बताओ एक बात, इंडेक्सेशन की जो बेनिफिट मैं बताऊंगा, यानी कि ये देखो क्या बोला मैंने बोला जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट दूंगा तो कौन से ईयर तक? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन तो ये तो पता ही है, जिस ईयर जितने में मैंने बेचा है। समझ में आ गया? जितने में मैंने बेचा वो आ जाएगा। अब माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा क्या? यस सर, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगा। सर कौन से ईयर? बेस ईयर बताओ। बेस ईयर 2 3 और ऊपर वाला ईयर कौन सा होगा? 1920। इसका बेस ईयर क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जितने में मैंने बेचा वो आ जाएगी कॉस्टिंग, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन कितना आ जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2 3 आएगा यहाँ पे 9, 2 3 आएगा या फिर 9 8 आएगा? 9 8 आएगा सर, 9 8 और फिर 1920। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लाएगा या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? नहीं सर, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा जितने में खरीदा है, क्योंकि इंडेक्सेशन का तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस पर होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल, यहाँ पर होगा हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पर होगा हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या मेरी बात सही से क्लियरली समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस।
देखो क्या बोल रहा है, वेर अ पर्सन हेल्ड द शेयर इन डीमेट, हेल्ड करता है शेयर इन डीमेट फॉर्म, देन क्या होगा, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच शेयर शैल बी द इनकम ऑफ बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर का इनकम हो जाएगा। टैक्सेबिलिटी कैसे निकालेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ सेल तक, समझ में आ गया, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ सेल तक। और आइडेंटिफिकेशन की विच शेयर हैज बीन सोल्ड, कौन से शेयर हमने सोल्ड किए हैं, ये एक्सेप्शन में नहीं है उसके, ये बस मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ और सेक्शन है, समझ में आ रहा है। डीमेट फॉर्म में होगा तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स, तो फीफो मेथड अप्लाई किया जाएगा, और फीफो मेथड शैल बी ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मान लो मैं एक बात बताऊं यहीं पे, एग्जाम्पल, जो मैंने बताया था कि 10 शेयर, फिर कितने शेयर थे हमारे पास, 3 और 4 ऐसे ही शेयर थे ना, ये रहा, चलो ये मान लो कि मेरे पास एक और शेयर्स थे, कुछ शेयर थे वो फिजिकल फॉर्म में पड़े थे मेरे पास, फिजिकल फॉर्म में पड़े थे, मैंने उसको डीमेट अकाउंट में नहीं लिया था। फिजिकल फॉर्म में मतलब कि कंपनी से सीधा मैंने डायरेक्ट परचेज किया था, और वो मेरे पास फिजिकल फॉर्म था। जब मैंने डीमेट अकाउंट खोला, अब डीमेट अकाउंट में तो जो मैंने सेल परचेज किया वो तो डीमेट अकाउंट में वही वाले शेयर्स आएंगे, या फिर ये वाला शेयर भी आ जाएगा मेरा, अरे बोलो, जो मैंने परचेज किए होंगे डीमेट अकाउंट में वही तो आएंगे शेयर, समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया कि इस शेयर को भी डीमेट अकाउंट में लेकर आ गया, ऑप्शन के उसमें ऑप्शन होता है डीमेट शेयर में लेके आ गया, और ये मैंने परचेज किया था 1999 में, ये मैंने परचेज कब किया था, 1999 में। बट मैं ये जो शेयर था, ये शेयर मैं लेकर आ गया, ये कितने शेयर थे सर, 4 शेयर थे, ये 4 शेयर्स को मैं लेकर आ गया यहाँ पर लेकर आ गया, और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इसके बीच में, मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया अपने डीमेट अकाउंट में लेकर आया, कब, बोलो बोलो, 10/6/2002 को, 10/6/2002 को। अब मैं बोल रहा हूँ जो मैंने सेल किया है, जो मैंने सेल किया है वो कहां से लेके कहां तक के लिए आएगा, जल्दी बताओ, बोलो, मैंने सेल किया है, कौन कौन से शेयर होंगे, 14 शेयर किए थे ना मैं, 14 शेयर सेल किए थे, 15 सेल किए थे, तो 10 वाले कौन से हो गए, 10 तो ये हो गए जो मैंने 5/6/2002 को खरीदा। नेक्स्ट 4 कौन से हो जाएंगे सर, 4 ये वाले हो जाएंगे जो 10/6/2002 को, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन से वाले शेयर सेल किए हमने, समझ में आ रहा है। तो ये फीफो मेथड इस पे लग जाएगा कि ये वाले सेल किए, और एक जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 7/8/2009। अच्छा, टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे जैसे हमारा होता आया है। टैक्स कैलकुलेशन सर मतलब ये नहीं कि आप पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो ये वाला पकड़ोगे, नहीं, ये जो फीफो मेथड है वो अप्लाई किया गया सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हमने कौन सा वाला शेयर इशू किया है। अब जब मैं इन शेयर्स को बेचूंगा तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे निकालूंगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जितने में बिका शेयर, और माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो भी इंडेक्सेशन लगेगा, यस इंडेक्सेशन लगेगा। अब शेयर कब खरीदा था जल्दी बताओ, 1999, क्या 01 और 02 से पहले खरीदा था या नहीं खरीदा था, तो बोलो, 01 02 से पहले खरीदा था, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या चीज आ जाएगी बताओ, फेयर मार्केट वैल्यू आएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, और कॉस्ट जो जितने की कॉस्ट यहाँ पे खरीदी थी, विच एवर इज हायर, यही वाला आएगा नहीं आएगा, यही आएगा विच एवर इज हायर। तो यानी कि विच एवर इज हायर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। मान लो यहाँ पर खरीदे थी हमने, ये 4 शेयर मैंने खरीदे थे 3,000 रुपए के, बट यहाँ पर मैंने खरीदा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था यहाँ पे 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए आ जाएगा। अब 5,000 रुपए पर अब बेस ईयर का इंडेक्सेशन कौन सा लेंगे, 2002 का लेंगे, 2-3 का लेंगे, या फिर 1-2 लेंगे, बताओ, 2-3 लेंगे या 1-2 लेंगे बेस ईयर,
समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सर 2-3 लेंगे या 1-2 लेंगे? सर 1-2 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2-3 तो सिर्फ तब लेते हैं जब हमने खरीदा होता है एक्चुअल में, ये तो कन्वर्जन की डेट है। इसको तो सिर्फ किस लिए मैंने फॉलो करवाया है? सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। टैक्स लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वैसे ही निकलेगा जैसे हमारा एक्चुअल में कब परचेज किया था 1920 में, तो इसका ये आ गया, और 0102 और बेचा कब 1920 में, ऐसे करके आएगा इसका। बात आ गई पूरी समझ में या नहीं आई? आगे सर। ठीक है, हटा दूं? यस सर। चलो 43.3 क्या बोलता है? 43.3 बोलता है कैपिटल गेन ऑन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय पार्टनर टू फर्म एओपी बीओआई, यानी कि फर्म ने पार्टनर ने, समझो क्या बोल रहे हैं हम। कोई फर्म है या फिर एओपी है या फिर बीओआई है, ठीक है, इसको इसका जो एक पार्टनर होता है या फिर इसका मेंबर है, मिस्टर एक्स क्या है? मिस्टर एक्स इस फर्म का, एओपी का या फिर बीओआई का मेंबर है या फिर पार्टनर है? पार्टनर है। इसने क्या किया? एक एसेट्स को इसको बेच दिया, एसेट्स को इसको दे दिया, किसको दे दिया? फर्म को दे दिया। क्या फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है? बुक्स ऑफ अकाउंट बनते होंगे नहीं फर्म के, या नहीं बनते होंगे? तो बोलो यस सर बनते होंगे। यस सर, मान लो कि बनते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट, तो यानी कि जो इसने बुक में सर फेयर वैल्यू, फेयर मार्क, जब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर तो ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसका, इसके हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेंगे बताओ जल्दी? अब पार्टनर था, ये तो पार्टनर ही है ना, इस फर्म में पार्टनर है मिस्टर एक्स है, तो ये जो है मिस्टर एक्स एंड सन्स, मतलब इसी का ही है, इसके बेटे और यही है, तो इसने अपने को ही थोड़ी पैसा पे किया होगा। तो यानी कि क्या बोलेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, या फिर क्या नाम है, बुक्स में जितना लिखा होगा। सर बुक्स में जितना लिखा होगा, जितना भी हमने बुक्स में बताया कि हमने ये वाला एसेट परचेज कर लिया, बुक्स में तो बताओगे ना, ये एसेट लेके आया, परचेज किया, कितने का खर्च किया? परचेज किया सर 10 लाख का, तो यहाँ पे बुक्स में जितना भी लिखा होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख लिखा है, तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 लाख लिखा है, मतलब 10 लाख इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और जितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में उसने खरीदा होगा, जितने में उसने खरीदा होगा। खरीदा। माइक म्यूट कर लो जिनका। समझ में आ रहा है? चलो सर समझ में आ गया, जितने में खरीदा होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब समझो एक और चीज, अब मान लो दूसरा केस, दूसरा केस क्या बोल रहा हूं कि फर्म ने ट्रांसफर कर दिया अपने पार्टनर को, फर्म ने ट्रांसफर कर दिया अपने पार्टनर को एसेट, ट्रांसफर कर दिया अपने पार्टनर को। अब पार्टनर को, भाई इसके पास तो बुक्स ऑफ अकाउंट है नहीं, तो इसके लिए क्या लिया जाएगा? अब यानी कि फर्म को क्या लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा सर, फर्म को लगेगा ना कैपिटल गेन, तो इसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? सर फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा? सर फेयर मार्केट वैल्यू, ये फेयर मार्केट वैल्यू लेगा, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने का उसको पड़ा होगा। समझ में आया? फर्म को दो अलग अलग केसेस हैं। अगर पार्टनर ने दे दिया किसको, बोलो, शेयर अगर पार्टनर ने अगर एसेट दे दिया किसको, फर्म को दे दिया, तो पार्टनर ने जितने में भी दिया उसकी कॉस्टिंग तो आएगी आएगी, उसको कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन फेयर मार्केट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? जो भी बुक्स में लिखा होगा। किसने लिखा होगा? सर फर्म ने, जो भी बुक्स में लिखा होगा। लेकिन अगर फर्म ने दिया है किसी बंदे अपने पार्टनर को, तो क्या होगा? तो सर फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा, फुल मार्केट वैल्यू, सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू। आ जाओ देख लो क्या बोला। जब कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय पार्टनर टू फर्म एओपी बीओआई, तो क्या होगा? अगर वो शेयर होल्डर है या फिर
मेंबर है, तो अमाउंट ऑफ ट्रांसफर, इट इज अमाउंट टू ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर माना जाएगा। एंड कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, जितना भी फर्म ने रिकॉर्ड किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। मींस फेयर मार्केट वैल्यू शैल नॉट बी एप्लीकेबल। फेयर मार्केट वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे देगा, वो क्वेश्चन में देगा कि मिस्टर एक्स ने एक हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, किसको, अपनी फर्म के नाम पर ट्रांसफर कर लिया, तो जिस ईयर में ट्रांसफर किया उस ईयर में ही टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन निकालेंगे, कैपिटल गेन निकालने के लिए जो फुल मार्केट वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालोगे, वो निकालोगे किसके, दो चीजें दिया होगा आपको, मार्केट वैल्यू दे देगा आपको, बुक और बुक में जितने जो फर्म ने लिखा है वो वैल्यू दे देगा। मान लो बुक में वैल्यू दी है 10 लाख की और फुल मार्केट वैल्यू 15 लाख की, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे सर, 10 लाख लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। समझ में आ रहा है, जिसने भी 15 लाख ले लिया गलत हो जाएगा। और लेकिन 22 वर्षा उल्टा केस अगर हो गया तो, यानी पार्टनर ने अगर दे दिया, यानी कि फर्म एओपी और बीओआई ने किसको दिया सर, पार्टनर को दिया, तो क्या होगा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू, रेट ऑफ ट्रांसफर। समझ में आ गया, याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा क्या, चलो सर याद हो जाएगा। चलो आज यहाँ